हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 35। इससे पहले इस कहानी के 34 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि फ्यूचर में कभी संजय का बेटा आएगा और फिर उनसे अपने पैसों की वसूली भी करेगा। रुद्र काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सुनाई नहीं दिया तुम्हें? ये सब ऑफिस अभी के भी साफ करो और निकलो यहाँ से, वरना मार मार कर खुद ही गेट तक छोड़ कर आऊँगा। समझ गए ना तुम? सोमनाथ और अशोक दोनों ही एकदम से हकलाती हुई आवाज़ में कुछ बोलना चाहते हैं और फिर एकदम से चुप हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे। रुद्र ने एक बार फिर से गुस्से में कहा कि सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा है तुम दोनों से? इस कैबिन को अभी के अभी साफ करो। अशोक और सोमनाथ दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन दोनों ही अच्छे से समझ गए थे कि अगर उन्होंने कैबिन साफ नहीं किया तो शायद रुद्र उन्हें तसल्ली से बहुत ज्यादा पीट देगा। वैसे भी उन्होंने रुद्र के पापा के साथ जो कुछ भी किया था उसके चलते रुद्र उनके साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से पेश आ रहा था, क्योंकि वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे और अब उन्होंने ज्यादा आनाकानी की तो रुद्र अपने गुस्से से एकदम से कंट्रोल खो देगा। सोमनाथ और अशोक दोनों ही उस कैबिन की सफाई करने लगते हैं और फिर नील उनकी वीडियो बना रहा था और तभी सोमनाथ ने कहा कि ये वीडियो मत बनाओ नील, तुम्हें बता रहा हूँ मैं एक आखिरी बार। नील बोलता है कि क्यों क्यों वीडियो बनानी बस तुम्हें ही आती है क्या? लोगों को ब्लैकमेल करना बस तुम्हें ही आता है क्या? लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना बस तुम्हें ही आता है क्या? तुम लोगों की शराफत का फायदा उठाना बस क्या तुम ही लोगों को आता है? हमें कुछ भी नहीं आता है क्या? चुपचाप से अपना काम करो। सुना नहीं है मेरे भाई ने अभी क्या कहा है? मैं तो बख्श भी दूंगा तुम लोगों को, ये बिल्कुल भी नहीं बख्श सकता है। मारता जाता है और घसीटता कम है। तो अशोक और सोमनाथ दोनों ने ही एक बार फिर से अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और फिर उस कैबिन की अच्छे से सफाई करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा कैबिन उन दोनों ने बहुत ही मिलकर अच्छे से साफ कर दिया था और फिर तभी रुद्र बोलता है कि अब निकलो इस कैबिन से अभी के अभी। इनफैक्ट इस ऑफिस से ही निकल जाओ तुम। आज के बाद आस पास भी भटक ना जाना यहाँ पर। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? और हमारे जितने भी पैसे लिए हैं ना तुम दोनों ने, जल्द से जल्द वापस कर दो। अशोक और सोमनाथ अब वहाँ पर खड़े भी नहीं रहना चाहते थे। पहले ही वो अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवा चुके थे और फिर अशोक ने भी सोमनाथ की बाजू पकड़ी और तेज कदमों के साथ वो दोनों ही उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर, आपने अपनी कंपनी बेच दी है क्या? ये सुनकर तो अशोक और सोमनाथ दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं और फिर तभी वो एम्प्लॉय बोलता है कि सॉरी सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मुझे अभी अभी पता चला है कि आपकी कंपनी रुद्राक्ष प्रताप सिंह ने खरीद ली है और अब इस कंपनी के मालिक आप नहीं, रुद्राक्ष प्रताप सिंह है। सोमनाथ और अशोक दोनों ही समझ गए थे कि रुद्र ने बहुत ही तगड़ा दांव खेला है। वो उस एम्प्लॉय को बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप से चले जाते हैं और बाहर आते ही अशोक ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोनेट पर अपना मुक्का दे मारा और सोमनाथ ने भी उसे समझाते हुए कहा कि अशोक, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा यार, अब तो हमें भी छुप कर वार करना पड़ेगा। बहुत खेल लिए हैं, सामने आकर कुछ ऐसा ही करना होगा, हम लोगों को भी इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और फिर हम सामने भी ना आए। तो अशोक बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस संजय प्रताप सिंह को और उसके चारों ही बेटों को मौत के घाट ना उतार दिया ना तो मेरा नाम भी अशोक चौहान नहीं, अब मेरा बदला तभी ही पूरा होगा। इतना कहकर वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो सोमनाथ ने भी जैसे तैसे अशोक को संभाला और फिर गाड़ी में बैठा दिया और थोड़ी ही देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ संजय के सामने मिस्टर पटेल बैठे हुए थे। संजय बोलता है कि मिस्टर पटेल, आप तो जानते ही हैं ना कि आजकल के बच्चे तो अपनी मर्जी से ही शादी करते हैं। भला मैं रुद्र से पूछे बिना आपका रिश्ता कैसे स्वीकार कर लूँ? मैं उसका रिश्ता कैसे पक्का कर सकता हूँ आपकी बेटी के साथ? मिस्टर पटेल ने कहा कि अरे मिस्टर प्रताप, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है और आप भी जानते हैं कि वो मेरी इकलौती बेटी है और फिर उसने मुझसे कहा है कि वो रुद्राक्ष से ही शादी करेगी और किसी से नहीं, और मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा भी करता हूँ। तो संजय भी अब मन ही मन खुद से बोलता है कि हाँ हाँ, जैसे मेरा बेटा कोई खिलौना है जो तुमसे तुम्हारी बेटी ने मांगा और तुमने अपनी बेटी को रुद्राक्ष नाम का खिलौना लाकर दे दिया। अगले ही पल संजय ने भी मुस्कुराते हुए मिस्टर पटेल की तरफ देखते हुए कहा कि मैं समझता हूँ मिस्टर पटेल, लेकिन रुद्र की राय जाने बिना तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ जिससे कि बाप बेटे के बीच के रिलेशन खराब हो जाए, और वैसे भी रुद्र अपनी मर्जी से ही सारे काम करता है। मिस्टर पटेल ने भी संजय को ताना मारते हुए कहा
कि अरे मिस्टर संजय प्रताप सिंह, कैसी बातें करते हैं आप। आपके और आपके बेटे में रिलेशन अच्छा ही कब था जो आप कह रहे हैं। बुरा तो बिल्कुल भी मत मानिएगा, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप बाप बेटे के एक कैबिन में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। और फिर संजय भी मन ही मन खुद से बोलता है कि शुक्र मना कि तूने ये बात मेरे सामने कही है, रुद्र के सामने नहीं करी है, वरना इस कैबिन से धक्के मार कर तुझे अभी के अभी निकाल देता। कैसे समझाऊं मैं तुझे, बहुत टेढ़ा है वो, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा ही सही, लेकिन है तो वो मेरा ही ना। अगले ही पल संजय बोलता है कि देखिए, मैं तो रुद्र की मर्जी से ही शामिल हूँ, और अगर वो आपकी बेटी सोनम से शादी करना चाहता है तो फिर मैं भी खुशी खुशी उसकी शादी आपकी बेटी सोनम से कर दूंगा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप खुद ही रुद्र से पूछ लीजिए और उससे शादी की बात कर लीजिए। मिस्टर पटेल को भी अब संजय की बातों पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, और वो भी एकदम से खड़े होकर बोलता है कि रुद्र से पूछेंगे आप? इनफैक्ट पूछेंगे ही नहीं, रुद्र को मेरी बेटी से शादी करने के लिए मनाएंगे भी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैंने जो आपके साथ 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं ना, मैं उनसे अपने हाथ पीछे खींच लूँगा। और आप जानते हैं कि आपकी कंपनी में करीब 50% का इन्वेस्ट मैंने ही किया हुआ है। और अब संजय को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और वो भी गुस्से से खड़ा होकर बोलता है कि मिस्टर पटेल, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, संजय प्रताप सिंह को धमकी दे रहे हैं। आप जानते भी हैं कि अगर गलती से भी रुद्र को पता चलेगा ना कि मिस्टर पटेल ने उसके पापा को धमकी दी है या फिर उनके साथ बदतमीजी करी है, तो फिर क्या होगा। तो मिस्टर पटेल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा कि मैं तुम्हारे बेटे से नहीं डरता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने बेटे से साफ साफ कह देना, या तो मेरी बेटी सोनम से शादी कर ले या फिर बिजनेस में लॉस झेलने के लिए तैयार हो जाए। इतना कहकर मिस्टर पटेल भी दंदनाते हुए गुस्से से वहां से चले गए। और वो जब बाहर आ रहे थे तो उनकी नज़र नील पर पड़ी थी, जो कि कॉरिडोर से होता हुआ सीधा अपनी कैबिन की तरफ जा रहा था। नील ने भी मिस्टर पटेल की तरफ देखते हुए कहा कि ओह हेलो मिस्टर पटेल, कैसे हैं आप। लेकिन मिस्टर पटेल वो तो अपना मुंह फुलाकर गुस्से से वहां से तनतनाते हुए चले गए। नील बोलता है कि यार पागल आदमी है क्या, बिल्कुल सनक गया है क्या। इतना कहकर वो भी सीधा अब संजय के कैबिन में गया और बोला कि पापा, मिस्टर पटेल के साथ कुछ अनबन हो गई है क्या, ऐसे मुंह फुलाकर यहाँ से क्यों गए हैं। तो संजय ने भी नील की तरफ देखा और कहा कि यार अनबन नहीं है, महा अनबन हो गई है, महा अनबन। वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। संजय ने अभी इतना ही कहा था कि तभी नील ने भी अपने हाथ जोड़कर कहा कि पापा, पापा मैं नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ आप ना मुझे तो बिल्कुल भी मत कहना। संजय ने भी हंसकर कहा कि अरे नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रुद्र की बात कर रहा हूँ। वो चाहते हैं कि सोनम की शादी रुद्र से हो जाए। यह सुनकर तो नील को एकदम से हंसी आ गई थी, और वो हंसते हुए बोल पड़ता है कि क्यों क्यों इसे अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या, जो ये चाहता है कि इसकी बेटी इतनी जल्दी मर जाए। रुद्र को पता चलेगा ना तो फिर पहले तो इसकी बेटी को ही मारेगा और फिर इसे जिंदा मार देगा, जिंदा गाड़ देगा इसे। संजय ने कहा कि नील तुम प्लीज समझ नहीं रहे हो, बात बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है कि अगर हमने इनकी बेटी को प्रताप खानदान की बहू नहीं बनाया ना तो फिर अपने इन्वेस्टमेंट को ये वापस मांग लेंगे। और फिर तुम तो जानते ही हो ना कि इसकी तो बस एक ही बेटी है, और फिर इसके बिजनेस को संभालने वाला भी कोई नहीं है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट वापस भी मांग लेगा तो फिर इसे कोई खास घाटा नहीं होगा, और अगर हो भी किया ना तो वो इस घाटे को आराम से झेल सकता है, क्योंकि इसके पास सच में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है और इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं ना तो सोनम को प्रताप खानदान की बहू बना सकता हूं और ना ही मिस्टर पटेल को नाराज़ कर सकता हूं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। संजय अपनी बात को बोल ही रहा था और तभी एक आवाज़ आती है कि तो किसने कहा है मिस्टर पटेल को नाराज़ करने के लिए। संजय ने सामने की तरफ देखा तो रुद्र उसके पापा की तरफ ही देख रहा था, और संजय एकदम से बोलता है कि तो तुम सोनम से शादी करोगे क्या। रुद्र ने कहा कि क्यों, मैं सोनम से शादी नहीं कर सकता हूँ क्या, क्या प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर तो नील की आंखें तो एकदम से हैरानी से बाहर ही आ गई थी, और संजय भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी से इस वक्त रुद्र को देख रहा था। उसके दिमाग में 1 मिनट के लिए एकदम से आर्या आ गई थी, और फिर वो मन ही मन खुद से बोलता है कि यार सोनम से शादी करने से अच्छा है कि आर्या से ही कर ले, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। तो रुद्र भी अब मन ही मन खुद से बोलता है कि मैं आर्या से शादी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा पापा, मैं सच में उससे प्यार नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। संजय भी मन ही मन बोलता है कि लेकिन वो बहुत ही अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी तेरी, बहुत ही प्यार करेगी तुझे, कुछ कुछ तेरी माँ जैसी दिखती है, बहुत ज़्यादा मासूम है। रुद्र भी अपने मन ही मन बोलता है कि मासूम तो मेरी
माँ भी बहुत ज़्यादा है, तभी तो आपने उन्हें इतना ज़्यादा दर्द दिया है पापा। अब मैं किसी मासूम को दर्द देकर इतिहास बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहता हूँ। संजय बोलता है कि रुद्र, क्या तुम सच में सोनम से शादी करना चाहते हो? उस लड़की से जानते भी हो ना कि वो लड़की कैसी है? तो रुद्र बोलता है कि हाँ बिल्कुल जानता हूँ पापा, लेकिन मुझे उसके चरित्र से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें तो बस अपनी कंपनी बचानी है ना। मुझे ना बिल्कुल भी लॉस पसंद नहीं है। उसके लिए मुझे सोनम से शादी करनी पड़े तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से कर लूँगा। नील को तो जैसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने भी रुद्र की तरफ देखा और कहा कि यार, मान लिया कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये भी मान लिया कि तू किसी और से प्यार भी नहीं करता है, और ये भी मान लिया कि तुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। चल, मैंने ये भी मान लिया कि तू घर नहीं बसाना चाहता है, लेकिन सोनम को प्रताप हाउस लेकर आना चाहता है। हम सारे भाइयों को घर से बाहर निकलवाएगा क्या? बता दे यार, अगर हम लोग ऐसे तुम्हें अच्छे नहीं लगते हैं घर में रहते हुए, या हम सब जाकर पुश्तैनी हवेली में रहने लगे, उसके साथ नहीं रह सकते हैं यार? बिल्कुल भी नहीं। हम तो तू ना खुद ही देख ले कुछ। सोनम से शादी मत कर, प्लीज़ मत कर यार। रुद्र बोलता है कि बस मैंने तो कह दिया है ना कि बस मैं इस कंपनी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, और वैसे भी ज़्यादा दिन मेरे साथ वो टिक नहीं पाएगी। 4-5 महीने में ही तलाक दे देगी वो खुद मुझे। नील भी हैरानी से बोलता है कि 4-5 महीने? मुझे लगता है कि 4-5 घंटे में ही तलाक देकर चली जाएगी वो। तू क्यों ये गेम खेल रहा है मेरे भाई? रुद्र बोलता है कि यार अब क्या करूँ, खेलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं मेरे पास। मैं उस पटेल को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। अगर वो सच में अपना इन्वेस्टमेंट वापस मांग लेगा ना, तो फिर तो तुम जानते ही हो ना कंपनी की हालत कैसी हो जाएगी। संजय ने कहा कि देख, मुझे कंपनी नहीं बचानी है, तेरी ज़िंदगी बचानी है, समझा तू? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई गलत लड़की तेरे गले में पड़ जाए। रुद्र ने कहा कि गलत नहीं है वो, उसे बस जिद्दी है, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अपनी जिद की वजह से उसकी जिद पूरी कर देते हैं, और वैसे भी मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट थोड़ी ना लेना है, और या फिर मुझे उसके साथ घर थोड़ी ना बसाना है, और ना ही मुझे कोई बच्चा बच्चा पैदा करना है उसके साथ। अपनी ज़िंदगी के सुनहरे सपने देखने हैं उसे, जो भी करना है ना उसे करने देना है बस। मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगा। आप लोगों की नज़र में हम दोनों ही शादीशुदा हो जाएंगे, बस प्लीज़ पापा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। संजय ने कहा कि अच्छा, अगर सच में तेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी वैसी लड़की आ गई जो जिससे तुझे प्यार हो गया, तो फिर क्या करेगा तू? रुद्र बोलता है कि पहली बात तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अगर गलती से हो भी गया तो सोनम को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला होगा। कुछ दिनों में ही खुद तलाक ले लेगी वो मुझसे। नील बोलता है कि चल, तेरी बात मान भी लेते हैं, लेकिन माँ को उनका क्या, उनको कैसे समझाएगा तू? रुद्र बोलता है कि माँ को सोनम पटेल के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। उन्हें यही कहेंगे कि वो बहुत अच्छी लड़की है। शादी के बाद सोनम की सच्चाई अपने आप ही घर वालों के सामने आ जाएगी। तो जब वो मुझे तलाक देकर चली जाएगी तो माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। संजय बोलता है कि तेरा इतना ज़्यादा दिमाग कैसे चलता है यार? नील ने कहा कि पता नहीं पापा, लेकिन इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा चलता है, और अगर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी लग रही है। कहीं इसने कोई प्लान व्लान तो नहीं बना लिया है? रुद्र ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि नहीं नहीं, मैंने कोई प्लान व्लान नहीं बनाया है, मैं सच में शादी के लिए तैयार हूँ ना पापा। संजय अभी भी अपने बेटे को हैरानी से देख रहा था, और फिर वो बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता हूँ बेटा। रुद्र बोलता है कि फिक्र मत कीजिए पापा, आप परेशान मैं नहीं, सोनम पटेल होगी अब। रुद्र भी अपने कैबिन में आ गया, लेकिन कैबिन में आते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने संजय के सामने बहुत ही अकड़ के साथ बोल तो दिया था, लेकिन वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, लेकिन सोनम पटेल को झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इतना आसान भी नहीं था। रुद्र भी चेयर पर आकर बैठ गया और अपनी आंखों को बंद करके कुछ सोचने लगता है, और फिर मन ही मन खुद से बोलता है कि कैसे बचूं मैं इस शादी से, क्या करूं मैं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि सोनम खुद ही शादी के लिए मना कर दे। मैं नहीं करने वाला हूँ उस चुड़ैल से शादी। मैंने तो नील के सामने भी इतनी लंबी लंबी बातें छोड़ दी हैं कि अब उसे जाकर भी कहूँगा कि शादी से मुझे बचा ले, तो फिर वो पहले ही मेरा मजाक बनाएगा, और फिर मेरे दो नालायक भाई, उन्हें तो मैं जाकर कह भी नहीं सकता हूँ। अगले हफ्ते किट्टू का ऑपरेशन भी है, क्या करूँ यार? जैसे ही रुद्र के दिमाग में किट्टू का जिक्र हुआ, उसने अपनी आंखें खोली और फिर खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि किट्टू से शादी कर लूँ क्या मैं? अगले ही पल उसने खुद से ही कहा कि नहीं नहीं, वो तो सोनम से भी ज़्यादा इरिटेट करती है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ मैं शादी। रुद्र कुछ देर तक तो सोचता ही रहता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। वहीं दूसरी तरफ जय जिया के घर के बाहर आकर खड़ा हुआ था। जय बहुत अच्छे से जानता था कि जिया
जिया अभी अकेली ही रहती है। उसके मम्मी पापा बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत जय के अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहा था। जय ने टाइम देखा तो रात के 11 बज रहे थे। कुछ देर तक तो वो खुद से ही लड़ता रहता है और अपने आप में हिम्मत जुटाता रहता है वो अंदर जाए या नहीं। लेकिन तभी उसके दिल ने कहा कि अब इतनी देर से इतनी दूर से आया है तो कम से कम उसे देख कर तो जा। जय के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अगले ही पल उसने भी जिया के घर के दीवार को एकदम से कूद दिया और वो सीधा गार्डन में जाकर कूदता है और जैसे तैसे अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके जिया के कमरे की बालकनी में आ जाता है और फिर धीरे धीरे करके बिना किसी आवाज़ के जिया के कमरे में दाखिल होता है। उसकी नज़र बेड पर गई जहां पर जिया सुकून भरी नींद आराम से सो रही थी। जय भी आकर जिया के पास में ही बैठ जाता है और उसकी आंखें जिया पर ही टिकी हुई थी। वो उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था। उसने भी कमरे में बिल्कुल भी शोर नहीं किया और फिर वो बिल्कुल चाहता भी नहीं था कि जिया उठ जाए और उसे गलत समझे। धीरे धीरे करके वो जिया के बेड पर थोड़ी सी दूरी बनाकर लेट जाता है और फिर जिया को देखता रहता है। उसकी आंखें तो बस जैसे जिया को देखने से थक ही नहीं रही थी। समय ऐसे ही बीतता गया और जय की आंखें अभी भी जिया पर ही टिकी हुई थी। वो अभी भी जिया को ही देख रहा था और तभी जिया ने भी हल्की सी करवट ली और फिर जय एकदम से घबरा जाता है कि कहीं जिया उठ ना जाए। वो भी जल्दी से उठा और चुपचाप से बिना कोई आवाज़ किए जिया के चेहरे के पास आया और फिर उसने जिया के माथे को बिना छुए ही दूर से चूम लिया, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके स्पर्श से जिया की आंखें खुल जाएं और फिर जिया जब जगे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करे। फिर वो जैसे ही आया था वैसे ही चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जिया ने भी अपनी आंखें खोली और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो भी जल्दी से तेज कदमों के साथ बालकनी में आ जाती है। उसने देखा तो जय अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा था और देखते ही देखते जय वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उसके जाते ही जिया के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी सी और बड़ी हो गई और उसके दिल में ना जाने लाखों का सुकून आ गया। फिर वो भी आकर फिर से प्यार से बेड पर लेटकर आराम से जय की यादों के साथ सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ किट्टू भी रुद्र के कैबिन के बाहर ही खड़ी होकर चक्कर लगा रही थी। उसे आज छुट्टी चाहिए थी और फिर कैबिन में जाने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। किट्टू भी अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रुद्र को फेस करना उसके बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हालांकि डॉक्टर साहब के साथ वो एकदम से पटर पटर बात करती थी, लेकिन रुद्र के कैबिन में जाना उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी अनोखी सी दुनिया में जाने वाली हो, जहाँ का शहंशाह रुद्राक्ष प्रताप सिंह हो और फिर उसके सामने सब सर झुकाते रहते हैं। तो किट्टू भी अपनी हिम्मत को जुटाने में लगी हुई थी। तो वहीं कैबिन के अंदर रुद्र के सामने सोनम भी बहुत ही स्टाइल से बैठकर मुस्कुरा रही थी। तो सोनम ने कहा कि कमाल है रुद्र, मुझे तो लगा था कि तुम्हें मनाने के लिए पता नहीं मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, तुम मुझसे शादी करोगी भी या नहीं, लेकिन देखो मेरे पापा ने तो पहले ही मीटिंग में हमारी शादी को फिक्स कर दिया। रुद्र को सोनम की बातों पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। इस बार रुद्र ने भी थोड़ा सा कुल्हाड़ी पर अपना पैर नहीं मारा था, बल्कि सीधा ही सिर पर कुल्हाड़ी अपने मार ली थी। लेकिन उसके पास इन सब से बचने का प्लान भी बहुत ही गजब का था। रुद्र बोलता है कि तुम्हारे पापा ने कहा है कि मुझे प्रैक्टिकली होकर सोचना चाहिए और मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर सोचा, तो देखा जाए तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी तो होगी ना, और फिर तुम्हारे पापा को एक इंसान ही तो चाहिए जो तुम्हारी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल ले। तो इससे अच्छा इंसान कौन मिल सकता है, मेरा मतलब है रुद्राक्ष प्रताप सिंह से। ये सुनकर सोनम के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा आ गया और वो बोलती है कि मतलब तुम प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी कर रहे हो। तो रुद्र ने भी थोड़ा सा हंसकर कहा कि तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारी खूबसूरती से आकर्षित होकर तुमसे शादी करूंगा? कभी भी नहीं। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के लिए ही तो तुमसे शादी कर रहा हूँ मैं, जैसे कि तुम्हारे पापा कह कर गए हैं ना कि प्रैक्टिकली होकर सोचना चाहिए, तो फिर मैंने प्रैक्टिकली होकर ही सोचा है। सोनम को रुद्र की बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और फिर मन ही मन धीरे से बोलती है कि तुम कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हो रुद्राक्ष प्रताप सिंह। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक मर्द को औरत की ज़रूरत तो पड़ती ही है ना लाइफ में। सोनम भी बड़े ही स्टाइल से उठती है और फिर रुद्र के पास आकर उसकी चेयर के पास खड़ी हो जाती है और फिर उसने भी टेबल पर रखा हुआ एक पेपर वेट उठाया और फिर उसे वहीं गोल गोल घुमाते हुए बोलती है कि रुद्र,
तुम ऐसे क्यों हो ऐसे? अच्छी से बात भी नहीं कर सकते हो क्या? क्या तुम 2 मिनट मुझसे सही से तमीज़ से बात नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए पागल हो रही हूँ इतना ज़्यादा, तुमसे शादी करना चाहती हूँ मैं। उसके लिए मैंने अपने पापा को मरने तक की धमकी दे दी है, और फिर तुम हो जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली होकर सोच रहे हो मेरे लिए। सच कहती हूँ, तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही बन जाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ की तरह साड़ी पहनूंगी, ये वन पीस पहनना भी छोड़ दूंगी, तुम्हारी माँ की तरह ही मंदिर में पूजा करूंगी। लेकिन प्लीज तुम मेरा दिल मत दुखाओ ना, तुम मुझे ना दिल से प्यार कर लो। आखिर हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं बहुत ही जल्द, 7 जन्मों के रिश्ते में एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले हैं। इतना कहकर सोनम ने भी अब रुद्र के कंधे पर अपना हाथ लगाया, और फिर अगले ही पल रुद्र ने भी सोनम का हाथ पकड़कर एकदम से मरोड़ दिया। और सोनम जो दर्द से कराहती हुई बोलती है कि ये क्या बदतमीजी है रुद्र, तुमने मेरा हाथ कैसे मरोड़ा? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र ने भी अकड़ के साथ कहा कि आज के बाद मुझसे पूछे बिना मुझे छूना भी मत, और दूसरी बात, तुम कितना भी कोशिश कर लो सोनम मेरी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं बन सकती हो। और हाँ, तीसरी बात यह है कि दिमाग से अपने निकाल दो कि मेरे तुम्हारे बीच में कोई भी पति पत्नी का रिश्ता कायम होने वाला है, कभी भी नहीं, समझे तुमने अपने पापा से जिद की है कि तुम्हें रुद्र नाम का खिलौना चाहिए, और फिर रुद्र नाम का खिलौना तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन तुम रुद्र से कभी भी खेल नहीं सकती हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने दिमाग से ये सब कुछ गुड़ गोबर अपने आप ही निकाल दो तो बेहतर होगा, तो शायद तुम खुश रहोगी, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर उसने भी सोनम को जोर से झटक दिया, और फिर सोनम को तो एकदम से गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो पलट कर रुद्र को अभी चाटा मार दे, लेकिन रुद्र को हाथ लगाकर वो पहले से ही देख चुकी थी। चाटा मारती तो पता नहीं रुद्र उसके साथ क्या ही कर देता, शायद वो आज ही मिस्टर पटेल को उसे बे औलाद ही कर देता। सोनम ने भी पलटकर रुद्र की तरफ गुस्से से देखा, और फिर थोड़ी सी मासूम सी शकल बनाकर बहुत ही प्यारी सी आवाज में बोलती है कि देखो रुद्र, मैं सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो? बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए तुम्हें ऐसा। मैं क्या पागल हूँ जिसने पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पसंद किया है? रुद्र, अगर हम दोनों कोशिश करेंगे तो शायद इस रिश्ते को बहुत अच्छे से चला लेंगे। रुद्र बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता ही नहीं चलाना है, तो फिर मैं क्यों कोशिश करूं? मैं तुमसे शादी कर रहा हूं, बस यही बहुत है तुम्हारे लिए, इससे ज़्यादा मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम सोनम। सोनम ने भी इस बार बहुत प्यार से कहा कि रुद्र, तुम इतने रूड क्यों हो? अपने बड़े भाई को देखो ना, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना प्यार से सबसे बात करता है, कितना डैशिंग और कितने प्यार से रहता है सबके साथ। रुद्र ने मन ही मन खुद से कहा कि तो फिर उसी से ही शादी कर लेना यार, मेरे पीछे क्यों पड़ी है डायन, वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर देगा तुझे। लेकिन अगले ही पर रुद्र ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो जाओ तुम यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो, अब निकलो यहाँ से, समझी तुम? इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता सकता हूँ, मुझे इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। सोनम को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि रुद्र की अकड़ तो वही ठीक करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसकी अकड़ को नीचा करके ही रहेगी। उसने भी रुद्र की चेयर पर अपना हाथ रखा, और फिर रुद्र अभी कुछ बोलता उससे पहले ही सोनम बोलती है कि मैंने तुम्हें छुआ नहीं है, और फिर उसने भी दूसरा हाथ रुद्र की दूसरी साइड पर रख लिया, और फिर उसने अभी तक रुद्र को छुआ भी नहीं था। फिर भी वो रुद्र के थोड़ा सा करीब आती है और बोलती है कि तुमने मुझसे क्या कहा है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकती हूँ? ये नहीं कहा है ना कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती हूँ। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो रुद्राक्ष प्रताप सिंह, मैं तुम्हें बिना छुए ही तुम्हारे करीब आऊंगी, और फिर तुम खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट करोगे। इस वक्त रुद्र और सोनम दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा करीब थे, लेकिन अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे को जरा सा भी टच नहीं किया था। और तभी एकदम से किट्टू ने दरवाजा खोल दिया, और दोनों ने ही एकदम से 99 डिग्री में अपनी मुंडी घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, तो किट्टू की आंखें तो हैरानी से फैल जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो वहीं रुद्र, उसे किट्टू को वहां पर आना एकदम से खटक गया था। एक तो पहले ही वो एक ऐसी औरत के साथ था जो उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती थी, और फिर एक और लड़की ऐसी आ गई थी जो उसे और भी ज़्यादा इरिटेट करती थी। अब तो जैसे रुद्र का दिमाग एकदम से फटने ही वाला ही था। रुद्र ने भी दांत पीसते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि पूछ कर नहीं आ सकती हो क्या तुम यहाँ पर? निकलो यहाँ से अभी के अभी। किट्टू तो पहले से ही रुद्र के कैबिन में आने से बहुत ज़्यादा डरती थी। रुद्र के ऐसे चिल्लाने से वो एकदम से और डर गई थी, और उसके हाथ में एक पेपर था, वो एकदम से छूट गया, और किट्टू जल्दी से उस पेपर को उठाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन उसका दुपट्टा कैबिन के गेट पे आकर अटक गया था, और किट्टू उसे जल्दी जल्दी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दुपट्टा और भी ज़्यादा अटक कर रह गया था, किट्टू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इस वक्त
वक्त किट्टू के डर के मारे हाथ पैर भी कांप रहे थे, जिस वजह से वो दुपट्टा नहीं छुड़ा पा रही थी। आखिरकार किट्टू ने भी जोर से झटका मारा और कैबिन का दरवाज़ा बंद हो गया, जिस वजह से किट्टू के हाथ में बहुत जोर से चोट भी लग जाती है और उसकी हथेली लगभग एकदम से खून आ गया था। लेकिन वो वहाँ से अपने दुपट्टे को और अपने पेपर को संभालती हुई जल्दी जल्दी से अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। अपने कैबिन में आकर किट्टू की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। उसके हाथ में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा था। तो वहीं रुद्र ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और फिर सोनम की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला कि तुम जाओगी यहाँ से या फिर मैं बाहर तक छोड़कर आऊँ तुम्हें। सोनम भी अब रुद्र से थोड़ा सा दूर हो गई थी और फिर वो बोलती है कि कब तक इतनी अकड़ रखोगे तुम मुझसे। मैं भी देखती हूँ एक ना एक दिन तो तुम्हारी इस अकड़ को मैं ठीक कर ही दूंगी। तुम एक बार तो मेरे पास जरूर आओगे। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा प्यार तुम्हारी इस अकड़ को एकदम से पिघला देगा। रुद्राक्ष प्रताप सिंह। रुद्र भी काफी ज्यादा गुस्से में अकड़ता हुआ बोलता है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। सोनम पटेल, अब निकलो यहाँ से चुपचाप, और अगर ये चाहती हो कि मैं शादी से इनकार ना करूँ तो चुपचाप से यहाँ से चलती बनो। सोनम भी अकड़ के साथ बोलती है कि तुम शादी से इनकार कर ही नहीं सकते हो, वरना तुम्हारा आधे से ज्यादा बिजनेस एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा रुद्राक्ष प्रताप सिंह, और मैं ये बखूबी जानती हूँ। तो ये बात तुम भी अपनी जेब में रखो कि तुम मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो शादी करके, बल्कि एहसान तो मैं तुमसे कर रही हूँ शादी करके। तुम मुझ पर कोई एहसान वहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही हूँ। मैं मेरे पापा से तुमसे अपना इन्वेस्टमेंट नहीं मांग रहे हैं, समझे तुम। तो रुद्र ने भी अब गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लिया था और अपनी गुस्से को कंट्रोल करने लगा था। उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी। सोनम ने भी गुस्से में अपना पर्स टेबल से उठाया और बोलती है कि एक बात याद रखना रुद्राक्ष प्रताप सिंह, अगर मुझे खरोच भी आ गई ना तो फिर मेरे पापा तुम्हारा सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर देंगे, समझे तुम। इसीलिए मुझसे थोड़ा सा तमीज से और प्यार से ही बात करना, अभी नहीं शादी के बाद तक तुम्हें मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट हो सकता है। इतना कहकर सोनम वहां से अकड़ के साथ हाई हील्स के साथ टिक टॉक करती हुई वहां से चली जाती है। उसके जाते ही रुद्र ने भी काफी ज्यादा गुस्से में पेपर वेट उठाया और फिर टेबल पर जोर से दे मारा और फिर खुद में ही गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा वो दिन सोनम पटेल की मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करूंगा, कभी नहीं करने वाला हूं मैं तुमसे शादी। रुद्र अभी कुछ देर तक तो अपने गुस्से को ऐसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है और कैबिन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। इस वक्त इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और एक बात तो ये तय थी कि अगर इस वक्त रुद्र के कैबिन में कोई भी गलती से आ जाता तो शायद रुद्र गुस्से में उसे एकदम से भस्म कर देता। लेकिन तभी रुद्र की नज़र कैबिन के गेट के हैंडल पर जाती है, जहाँ पर थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी कि किट्टू को शायद इस हैंडल से चोट लग गई है और फिर रुद्र का गुस्सा तो अब काफ़ी हद तक शांत हो गया था। फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार मैं भी ना बिल्कुल पागल हूँ मैं, बिल्कुल किसी का गुस्सा किसी और पर उतार देता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। छुट्टी मांगने के लिए आई होगी वो बेचारी और फिर मैंने उसे इतना ज़्यादा डांट दिया, अब तो मेरे कैबिन में फटकेगी भी नहीं कभी। अगर गलती से उसने नील या फिर पापा को मेरे बिहेवियर के बारे में बता दिया तो शायद मेरी तो और ज़्यादा क्लास लग जाएगी। अब क्या करूं यार, हे भगवान बचा ले मुझे। इतना कहकर रुद्र ने भी कैबिन का दरवाज़ा खोला ताकि वो किट्टू से बात कर ले और छुट्टी के लिए उसे बोल दे। लेकिन अगले ही पर रुद्र की अकड़ ने कहा कि पागल हो गया है क्या तू, कहाँ वो और कहाँ तू उसे से माफ़ी मांगने जाएगा, कभी नहीं, समझा तू। अगर ये बात तेरे पापा को गलती से पता चल गई ना तो फिर वो पक्का एकदम से डिक्लेयर कर देंगे कि तू किट्टू से प्यार करता है। रहने दे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है तुझे, ऐसी कोई आफत नहीं आ गई है। वैसे भी उसे कैबिन का गेट खोलने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी तुझसे, तेरा कैबिन है, कोई ऐसे ही धर्मशाला थोड़ी ना है कि वो वक्त बे वक्त आकर यहाँ पर खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाना है तुझे। रुद्र ने भी अपनी आकड़ की बात को सुना और फिर अपने कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वापस से आकर अपनी मेन चेयर पर आराम से बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तो वहीं किट्टू अपने हाथों को पानी से धो रही थी, लेकिन उसका खून रुक ही नहीं रहा था। किट्टू ने फिर से अपना दुपट्टा देखा जो कि अभी थोड़ा सा फट गया था। किट्टू ने उसी फटे हुए दुपट्टे को थोड़ा सा और फाड़ा और फिर अपने हाथों पर बहुत ही
ही अच्छे से लपेट लिया कि तभी किट्टू का फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसने अपना फ़ोन उठाकर चेक किया तो रुद्र का मैसेज आया था। वो डॉक्टर बनकर किट्टू से बात कर रहा था। किट्टू ने भी मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि किट्टू, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें थर्सडे को हॉस्पिटल आना है, तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है। किट्टू भी बोलती है कि जी हाँ याद है डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी हॉस्पिटल। अब रुद्र कैबिन में उस मैसेज को पढ़कर थोड़ा सा सोच रहा था कि अब वो क्या कहे आगे, कहे भी या फिर ना कहे। और फिर तभी आखिरकार रुद्र ने भी अपना फ़ोन जेब में रख लिया, क्योंकि उसे ऐसी सिचुएशन हैंडल करना आता ही नहीं था कि वो लड़की से और आगे क्या बात कर सकता है। रुद्र फिर से खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि यार एक बार इस लड़की का पैर ठीक हो जाए ना तो फिर मैं हाथ जोड़ लूँगा इस लड़की के। अगले ही पर रुद्र ने भी अपना सिर दीवार से थोड़ा सा जोर से दे मारा और फिर थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोलता है और फिर अपने टेबल के पास आता है और फिर रिसीवर को उठाकर बोलता है कि किट्टू को मेरे कैबिन में अभी के अभी भेजो। किट्टू का कैबिन एकदम से खुला और फिर एक आदमी ने किट्टू की तरफ देखा और कहा कि मैम आपको रुद्राक्ष सर बुला रहे हैं। यह सुनकर तो किट्टू की सांसें एकदम से रुक गई थी और आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जाना तो अभी उसे पड़ता ही क्योंकि रुद्र ने उसे बुलाया था। किट्टू उस आदमी से पूछती है कि क्यों बुला रहे हैं, तो किट्टू ने अभी इतना ही पूछा था कि तभी उस आदमी ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी किट्टू को मेरे कैबिन में भेजो। इतना कहकर वो आदमी भी वहाँ से चला गया और फिर किट्टू, उसके चेहरे के रंग तो एकदम से उड़ गए थे और उसके दिल की धड़कनें तेज स्पीड के साथ भागने लगती हैं। और अगले 10 मिनट में किट्टू रुद्र के सामने गर्दन झुकाकर खड़ी हुई थी, जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। रुद्र बोलता है कि क्या करने के लिए आई थी, तो मेरे कैबिन में कोई काम था क्या? तो किट्टू ने अभी भी रुद्र की तरफ नहीं देखा था और फिर धीरे से लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलती है कि कुछ नहीं सर, गलती से आ गई थी मैं यहाँ पर। रुद्र अब और भी ज़्यादा इरिटेट हो गया था, लेकिन उसने भी अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि देखो प्यार से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, क्या करने के लिए आई थी तुम? अगर कोई काम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो किट्टू ने भी अब हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोला कि नहीं सर, कोई खास काम नहीं था। तो रुद्र बोलता है कि बिना खास काम के तुम मेरे कैबिन में तो आ ही नहीं सकती हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। ठीक ठीक बताओ मुझे कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी और क्या काम है तुम्हें, जल्दी से बताओ। किट्टू बोलती है कि जी जी वो मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। रुद्र ने कहा कि अच्छा और क्यों चाहिए थी तुम्हें छुट्टी? किट्टू बोलती है कि जी वो मेरा पैर का ऑपरेशन हुआ ना इसीलिए। तो रुद्र ने कहा कि ठीक है दे दी तुम्हें छुट्टी, जितनी भी छुट्टी चाहिए ले सकती हो। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोलती है कि जी अब मैं जाऊँ। रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन किट्टू रुद्र की तरफ अभी भी देख नहीं रही थी, तो उसे पता ही नहीं चला कि सर झुकाकर वो वहीं पर खड़ी रहती है और फिर वहीं रुद्र किट्टू को ऊपर से नीचे तक गौर से देख रहा था। फिर वो बोलता है कि इतनी मासूम है या फिर नाटक करती है ये। और तभी उसकी नज़र किट्टू के हाथ पर जाती है जो उसने अभी पीछे किया हुआ था। रुद्र को समझते देर नहीं लगी कि ये वही हाथ है जिसमें किट्टू को अभी चोट लगी थी। रुद्र बोलता है कि किट्टू सोफे पर बैठो। किट्टू ने एकदम से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि सुनाई नहीं देता है क्या, मैंने कहा सोफे पर बैठो। किट्टू जाकर चुपचाप से सोफे पर बैठ जाती है और रुद्र ने भी अपनी चेयर से खड़ा हुआ और फिर उसने एक ड्रॉवर खोला और उसमें से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और किट्टू की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।